राज्यपाल ने जनगणना के प्रथम चरण के तहत राज्य में स्वगणना प्रक्रिया का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने भी प्रक्रिया की पूरी राज्यवासियों से सक्रिय भागीदारी की अपील। रांची में 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला में दिखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की गूंज। तेल कंपनियों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल एटीएफ पर निर्यात शुल्क घटाया। एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, रांची में कैंप लगाकर दिए जा रहे छोटे सिलेंडर। और राज्य में 7 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका। बेमौसम बरसात से सभी जिलों में तापमान गिरा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राज्य में स्वगणना के साथ प्रथम चरण की जनगणना आज से शुरू हो गई, जो 15 मई तक चलेगी। इस बार डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जा रही है। 16 मई से मकान सूचीकरण और आवासों की गणना होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत आज लोक भवन में स्वगणना प्रक्रिया का राज्य में शुभारंभ किया। इस दौरान श्री गंगवार ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी दर्ज कर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सहभागिता कर सबों को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जनगणना के माध्यम से जनसंख्या, परिवार की संरचना, आवासीय स्थिति तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं से संबंधित आधारभूत आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो विकासोन्मुख योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के जरिए सिर्फ आंकड़े नहीं जुटाए जाते, बल्कि ये कार्य देश के भविष्य को सही दिशा देने का आधार है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने की अपील की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने भी रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड स्थित ग्राम कुच्चू में अपने पैतृक आवास पर स्वगणना का फॉर्म भरकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सहभागिता की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े सरकार को योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से बनाने और उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय दायित्व निभाते हुए जनगणना की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इधर रांची नगर निगम ने जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण की तैयारियां शुरू कर दी है। अपर नगर आयुक्त गौतम साहू के अनुसार इस बार नागरिकों को डिजिटल माध्यम से स्वगणना की सुविधा दी गई है। शहरवासी 1 मई से 15 मई तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। रांची प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि इस पहल से गणना प्रक्रिया अधिक सटीक और आधुनिक बनेगी। मुख्य माध्यम होता है लोगों को जागरूक करने का, और स्वगणना करना कैसे सरल और अच्छा है, सही है, उसको जानकारी आज हम लोग यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और नगर निगम, पूरे नगर निगम क्षेत्रवासियों से अपील भी करता है कि स्वगणना में अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाए। साथ ही इसके पश्चात, स्वगणना के पश्चात जब प्रगणक उनके घर तक जाए तो प्रगणक को भी भरपूर सहयोग करे, ताकि उनकी गणना सही तरीके से कर सके और सटीक डाटा हम लोग एकत्रित कर पाए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची के आड्रे हाउस में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 3 मई तक आयोजित इस कार्यक्रम के पहले दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भी गूंज रही। रांची के आड्रे हाउस में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले में एक ओर जहां कला और संस्कृति की झलक दिखी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय उत्पादों का बड़ा बाजार भी नजर आया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 150वीं जयंती मना रहा है वंदे मातरम की। वंदे मातरम हमारी आन बान शान है, और 140 करोड़ देशवासी, हम कहते हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और लाखों सैनिक का मंत्र क्या होता है? भारत माता की जय, वंदे मातरम।
और हमारा भारतीय तिरंगा हमारी आन बान शान है। इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई दे रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक स्कूलों के करीब 12,000 स्कूल बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं स्वदेशी मेले में श्री अन्न यानी मोटे अनाजों से बने उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये 3 दिन छुट्टी है, शहर भर के लोग आएंगे तो उनको मिलेगा, अरे भाई आपका रागी का लड्डू बहुत बढ़िया है, हम तो ढूंढते थे, अब ना कार्ड दे दो विजिटिंग कार्ड, हाँ आपसे क्या मंगाएंगे, तो उनको भी एक बाजार मिला। इस मेले में मोटे अनाजों के बने व्यंजनों की बहुलता दिखी। व्यंजनों में मुख्य रूप से रागी के मोमो, छिलका, गोदी का पीठा, धुसका, अरसा, पीठा, लाल चावल समेत कई व्यंजन उपलब्ध हैं। स्वदेशी रेस्टोरेंट आजम अंबा की संचालिका अरुणा तिर्की ने बताया कि उन्होंने फुटकल की चटनी और बेंग साग भी बनाया है। ये व्यंजन लोगों को काफी लुभा रहे हैं। इस स्वदेशी मेला में मोटा अनाज में तो मेरा मड़ुआ का आइटम है, रागी जिसको बोलते हैं, और रागी का मैंने जो यूज़ के लिए फ्यूजन आइटम बनाया है, रागी का डम्पलिंग या मोमो बना के, रागी का छिलका भी बनाऊंगी, वो शाम का आइटम है। झारखंडी फूड का डिश है जो पकौड़ी हमारे जो ओरिजिनल फॉर्चून तेल उससे हम बनाते हैं, और ये गुड़ का ये गुलगुला है, गुड़ और आटा मिला के जो बनाते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो रही है और स्थानीय लोगों को बड़ा बाजार एवं मंच मिल रहा है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। इस 3 दिवसीय महोत्सव सह मेला में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है, जो सराहनीय है। श्री सेठ ने कहा कि यह प्रदर्शनी हर नागरिक और हर आयु वर्ग के लिए कई जानकारी उपलब्ध कराने वाली है। केंद्र सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल एटीएफ पर निर्यात शुल्क घटाया है, जिससे तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। डीजल पर निर्यात शुल्क 55 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर से घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही एटीएफ पर निर्यात शुल्क 42 रुपये से घटाकर 33 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी पहले की तरह शून्य बनी हुई है। यह कदम ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बाद घरेलू रिफाइनरीज को राहत देने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इधर देश में पेट्रोलियम और एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य है। प्रवासियों को कैंप लगाकर रांची में 5 किलो के छोटे सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। कांटाटोली बस स्टैंड में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से शिविर लगाकर जरूरतमंदों को किफायती दर पर 5 किलो का छोटू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। लाभुक सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें 1852 रुपये में 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर प्राप्त हुआ है। इसके लिए उन्हें एक वैध पहचान पत्र देना पड़ा। हम तो बाहर रहते हैं, यहाँ पे आए तो देखिए कैंप लगा हुआ है भारत गैस का, तो 1852 रुपया लिया और हमको 5 केजी का सिलेंडर दिया आसानी से। वहीं लाभुक दिनेश कुमार ने बताया कि पहले उन्हें लकड़ी और कोयला का उपयोग कर खाना बनाना पड़ता था, लेकिन 5 किलो का छोटू एलपीजी सिलेंडर मिलने से अब खाना बनाना आसान होगा। बहुत सुविधा नज़र आ रहा है हमको, तो बहुत अच्छा लगा, परेशानी से बचे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रांची क्षेत्र के टेरिटरी मैनेजर शिव कुमार गर्ग ने बताया कि 5 किलो एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी गैस एजेंसी के वितरक से संपर्क कर सकते हैं। से जो रेट है इनकी 1872 रुपया पूरा सिलेंडर सहित है और 892 रुपया रिफिल का रेट है, जो आपको तुरंत किसी भी नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध है। इसमें यदि सिलेंडर आप 5 साल के अंतर्गत यदि खाली सिलेंडर वापस करते हैं तो 50% 500 रुपया इसमें वापसी का भी प्रावधान है। वहीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेल्स मैनेजर श्रेयस वाघमारे ने कहा कि सिर्फ एक वैध प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों को एलपीजी सिलेंडर मिल सकता है। वहीं रिफिलिंग प्राइस 892 रुपये है। जैसे कि बताया गया है, सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत है और ये माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट, छोटा जो दिहाड़ी में ठेला लगाता है, हम उनको भी दे सकते हैं। किफायती दर, आसान प्रक्रिया और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता से न सिर्फ प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों को सहूलियत हुई है, बल्कि यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर जीवन शैली की दिशा में कारगर कदम साबित हो रहा है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस अवसर पर सभी श्रमिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। श्री गंगवार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मजदूरों का परिश्रम, समर्पण और संघर्ष राष्ट्र की प्रगति की सशक्त आधारशिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मजदूरों के परिश्रम, समर्पण और संघर्ष ही राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चलाते हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर रांची में सीपीआई कार्यालय में शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं ने शिकागो के शहीद मजदूरों के साथ साथ झारखंड आंदोलन और खदान हादसों में जान गंवाने वाले मजदूरों को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सीपीआई नेता महेंद्र पाठक ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और काम के घंटे को लेकर संघर्ष जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू आज रांची के रातू रोड में झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन द्वारा आयोजित श्रमिक सम्मान एवं अधिकार सभा में शामिल हुए। इस दौरान श्रमिकों के अधिकार, सम्मान और उनके बेहतर भविष्य को लेकर सार्थक चर्चा हुई। श्री साहू ने कहा कि श्रमिक हमारे समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, जिनके परिश्रम से देश की प्रगति संभव हो पाती है। उन्होंने तमाम मजदूरों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बधाई भी दी। समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा हाल में संचालित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पाई गई त्रुटियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल के निर्देश पर इस संबंध में लोक भवन द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र प्रेषित कर इन परीक्षाओं में हुई त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। पत्र में कहा गया है कि इस प्रकार की त्रुटियां न केवल अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ऐसे मामले आयोग की साख पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो कि अत्यंत ही चिंताजनक है। राज्यपाल ने निर्देशित किया कि त्रुटियों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समुचित जांच कर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य भर में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती आज धूमधाम से मनाई गई। रांची के डोरंडा जैब वन में स्थित बौद्ध मंदिर गुम्बा में बुद्ध पूर्णिमा पर कई अनुष्ठान हुए, जिसमें खास और आम सभी शामिल हुए। विश्व शांति और सुख समृद्धि की कामना के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के आदर्श और उपदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पाकुड़ उपायुक्त ने 3 मई को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने सुरक्षा, स्वच्छता, सीसीटीवी, बिजली, पेयजल एवं बायोमेट्रिक व्यवस्था की समीक्षा कर शांतिपूर्ण, नकल विहीन एवं निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देवघर उपायुक्त ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। वहीं उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन के क्रियान्वयन को लेकर सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए। पाकुड़ उपायुक्त ने पहाड़िया समुदाय की महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई गुत्तू गलांग कल्याण ट्रस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़िया समुदाय की महिलाओं की आत्मनिर्भरता मॉडल की सराहना की। उन्होंने ट्रस्ट को उत्पादन बढ़ाने, मशीन अपग्रेडेशन एवं बाजार विस्तार के निर्देश भी दिए। गुमला में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों की सुरक्षा पर त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को सम्मानजनक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पश्चिम सिंहभूम जिले के अग्निशमन विभाग ने चाईबासा के श्री मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में अग्निशमन मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों व बच्चों को आग से बचने का तरीका एवं अग्निशामक यंत्र को चलाने की विधि से अवगत करवाया गया। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया स्थित जेवियर स्कूल के समीप स्कूली बसों एवं विद्यार्थियों के परिवहन में संलग्न वाहनों का विशेष जांच अभियान संचालित किया गया। इस दौरान बीमा, फिटनेस, टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट एवं निर्धारित क्षमता, ओवरलोडिंग के अनुपालन सहित सुरक्षा मानकों की जांच की गई।
पाकुड़ उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लिट्टीपाड़ा के व्यायामशाला, कक्षा और लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को बेहतर शिक्षा, नियमित व्यायाम एवं आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिमडेगा जिला स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। नगर भवन में पर्पल फेयर का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों की प्रतिभा, रचनात्मक और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सिमडेगा नगर भवन में आयोजित पर्पल फेयर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक भूषण बारा ने कहा कि दिव्यांगजन किसी भी मायने में कमजोर नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर अपार आत्मबल और प्रतिभा होती है। उन्होंने दिव्यांगजनों से सरकार द्वारा संचालित पेंशन, शिक्षा, रोजगार एवं आरक्षण जैसी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। हमारे झारखंड राज्य में वर्तमान जो सरकार है, आदरणीय माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार जो चल रही है, ये काफ़ी संवेदनशील सरकार है और इन्होंने इस सरकार के द्वारा पर्पल फेयर के माध्यम से अथवा अन्य माध्यमों से दिव्यांग क्षेत्रों के, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए काफ़ी इन्होंने उत्प्रेरक का काम किया है। इस अवसर पर राज्य निःशक्तता आयुक्त अभयनंदन अम्बष्ट ने कहा कि ये आयोजन दिव्यांगजनों को मंच, पहचान और अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद देश में उनके अधिकारों और सुविधाओं को लेकर व्यापक बदलाव आया है। आज के समय में ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिमडेगा में लगभग 70,000 से 1 लाख जो आबादी है वो कहीं न कहीं किसी रूप में दिव्यांगता से प्रभावित है। उन्हीं लोगों के लिए काम करने का ये मौका है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि पर्पल फेयर केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समावेशी समाज निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। और इस तरह के आयोजन वो एक माइलस्टोन सेट करते हैं, जिससे कि आम जनता भी ये प्रेरणा लेती है कि हम भी उनके साथ उसी तरह का सहृदयता का व्यवहार करें, एम्पैथी का व्यवहार करें, जिससे कि उनको ये ना लगे कि वो कहीं छूट गए हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो नाइंसाफ़ी उनके साथ की है उसके बदले में उनको बहुत कुछ दिया है। तो आज उन्हीं संभावनाओं को निखार करके और उनको एक मंच देने की भी कोशिश है। इस कार्यक्रम में 172 से अधिक दिव्यांग लाभार्थियों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 1 मैगजीन, 2 मोबाइल समेत कई अन्य चीजें बरामद की हैं। राज्य में 7 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस अवधि में कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान बोकारो में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं लातेहार में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस अवधि में रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, हजारीबाग, पलामू, देवघर और लातेहार में बारिश हुई। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से लाभान्वित होकर जामतारा की सुनीता हांसदा ने अपनी किस्मत बदल ली है। वे पथरीली जमीन पर बड़े पैमाने पर लेमन ग्रास उगाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनी। जामताड़ा जिले की फतेहपुर शिमला डंगाल की सुनीता हांसदा ने जिले में पहली बार लेमन ग्रास की बृहद पैमाने पर खेती कर मिसाल पेश किया है। केंद्र सरकार की आजीविका सखी मंडल के तहत संचालित लखपति दीदी योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़कर आज वे सालाना 3 से 4 लाख रुपए कमा रही हैं। 4 एकड़ बंजर एवं पथरीली जमीन पर लेमन ग्रास उगाकर उन्हें दूसरे राज्यों तक पहुंचा रही है। इस काम में उनकी बेटी भी उनका भरपूर सहयोग करती हैं। जमीन एक बंजर जमीन था, उसी में खेती बाड़ी लेमन ग्रास के लिए अच्छा जगह है। उसमें रासायनिक खाद नहीं डाला जाता है, खाली जैविक खाद से होता है। और सरकार की तरफ से हमको वही ड्रिप का सुविधा मिला है, उसी से
पटाते हैं। मम्मी जो अभी ये लेमन ग्रास खेती कर रही है, इसमें मैं कुछ मम्मी का मदद भी कर देती हूँ। जैसे सब्जी वगैरह भी थोड़ा बचा हुआ है, खेत छोटा जैसा उसमें लगाए हैं हम लोग, काफ़ी सारा आ जाता है उसमें फ्रूट वगैरह। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कार्यक्रम प्रबंधक राहुल रंजन ने बताया कि इन दिनों लेमन ग्रास की मांग काफ़ी अधिक है। उन्होंने बताया कि यह एक औषधीय पौधा है, इसके तेल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। श्री रंजन ने बताया कि ज़िले में प्लांट लगाने से यहाँ के लेमन ग्रास की खेती करने वाले किसानों को और अधिक फ़ायदा होगा। हमारे सरकार की सोच है, प्रधानमंत्री जी सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ें। और जो लेमन ग्रास का प्लांट है वहाँ पर लगा हुआ है, जो कि दीदी का एक खुद का पहल है, प्लस हमारा एक सपोर्ट है, उनको है, सहायता है कि किस दीदी आगे बढ़ें। लेमन ग्रास का पौधा तैयार होने में 3 साल का समय लगता है, फिर 3 महीने में फसल की कटाई होती है। आज सुनीता की आमदनी देखकर लोग मान रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का सदुपयोग कर किस्मत बदली जा सकती है। जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद की रिपोर्ट। भारतीय रेल जहां लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, वहीं रेलवे फ्रेट सेवा से कश्मीर का समग्र विकास हो रहा है। इस सेवा ने व्यापार और उद्योग को नई दिशा दी है। कश्मीर में इस समय एक ऐतिहासिक आर्थिक बदलाव हो रहा है। रेलवे फ्रेट सेवाओं की शुरू होने से क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को नई दिशा मिल रही है। पिछले हफ्ते 22 अप्रैल को ट्रेन के जरिए कश्मीर घाटी में दूध की पहली खेप पहुंची, जिसे अहमदाबाद डिवीजन के लिंच रेलवे स्टेशन से भेजा गया। ये पहल स्थानीय व्यापारियों के लिए राहत की खबर है, जो पहले समय साध्य और महंगे परिवहन साधनों पर निर्भर रहते थे। एक वेलकम सेटअप है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। बीइंग एन एग्रीकल्चरलिस्ट, हम सबसे ज्यादा जो है हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ये जो एरिया है सारा, एज कश्मीर या बिजबारा के रहने वाले की हैसियत से मैं कहूँगा कि हम तहे दिल से रेल मंत्री के मशकूर है कि आए रोज हम देख रहे हैं कि रेल निज़ाम को बेहतर बनाया जाता है, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि इससे भी ज्यादा जो है यहाँ पे बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। घाटे तक रेल संपर्क पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ था, और अब ये कनेक्टिविटी यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर बन चुकी है। अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक कश्मीर में सबसे बड़ी आपूर्ति सीमेंट की रही। वहीं सेब अब भी यहाँ का सबसे बड़ा निर्यात है। शुरुआत में अगस्त में केवल 13 कोच और सितंबर में 20 कोच चल रही थी, लेकिन अक्टूबर तक ये संख्या बढ़कर 46 कोच तक हो गई, जो बढ़ती मांग को दर्शाता है। So, as you are aware that the railway connectivity is being improved, and this freight train is a major boost to the trade of J&K. We just received milk, a huge container of Amul came in, then we had cement coming in. This will also reduce a lot of cost on it, which was an additional cost of trucks, the freights that would come up, and also the time, which is most important factor in today's world. अब जब कश्मीर देश के बड़े व्यापारिक केंद्रों से जुड़ चुका है, तो व्यापार और कारोबार में तेजी की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे फ्रीट सेवाएं न केवल परिवहन को तेज और किफायती बनाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगी। Rail is only going to usher in economic development because it's going to reduce the logistics costs, both inwards and outwards. So what I mean by that is that when we import the input material for whatever little manufacturing that we do or whatever distribution we do, we are going to bring it at a cheaper cost now, because rail is overall cheaper than a road when it comes to long distances and large volumes of cargo. विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर जैसे क्षेत्रों में फ्रेट ट्रेनें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगी। माना जा रहा है कि रेलवे फ्रेट सेवाओं ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है और स्थानीय व्यापारियों के लिए नए अवसर खोले हैं। अब जब घाटी देश के बड़े बाजारों से जुड़ चुकी है, तो ये केवल कश्मीर की आर्थिक तस्वीर को नहीं, बल्कि समूचे क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। ये बदलाव सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई आर्थिक संभावना का द्वार खोलता है। श्रीनगर से अनीस जरगर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। साल 1960 को 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ।
आज ही के दिन साल 1960 को तत्कालीन बॉम्बे प्रांत को 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में विभाजित किया गया। यह निर्णय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत लिया गया। विभाजन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया गया था। कच्छी और गुजराती के रूप में अपनी पहली भाषा वाले लोग गुजरात का हिस्सा बन गए, जबकि मराठी और कोंकणी के साथ अपनी पहली भाषा वाले लोग महाराष्ट्र का हिस्सा बन गए। प्रत्येक वर्ष 1 मई को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात में 1 मई को गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों ही राज्य विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अपने स्थापना दिवस को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तो वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। दोनों ही राज्य अपनी अपनी कला, संस्कृति और व्यापार से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्लिप डिस्क के कारण होने वाले कमर दर्द और चलने फिरने में परेशानी से राहत के लिए संतुलित आहार और नियमित योग अपनाना प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। स्लिप डिस्क से निपटने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। स्लिप डिस्क की समस्या कई लोगों को परेशान करती है और अचानक व गंभीर पीठ दर्द का कारण बनती है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। इन हड्डियों के बीच में नरम कुशन जैसी डिस्क होती है जो झटकों को सहन करती है और हमें झुकने, घूमने और चलने में सहायता करती है। जब इनमें से कोई डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है या बाहर की ओर उभरने लगे तो उसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। इस स्थिति में डिस्क अपनी आसपास की नसों पर दबाव डालती है, जिसके कारण दर्द, झंझनाहट या सुनपन, मांसपेशियों में कमजोरी, कभी-कभी चलने फिरने में भी समस्या हो सकती है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय स्लिप डिस्क की समस्या से राहत और बचाव में उपयोगी हैं। जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जिस वक्त, उस वक्त कौन से अभ्यास आपकी इस डिस्क को वापस लाने का काम करते हैं वो हम आज सीखेंगे। स्लिप डिस्क जिनको भी है वो कभी भी चौकड़ी मारकर पद्मासन में, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठेंगे, ये उनके दर्द को बढ़ा सकता है। जब भी बैठेंगे या तो वज्रासन में या फिर इस तरह से एक तरफ पैर कर या फिर इस तरह से एक तरफ पैर करके, पर कमर पर स्ट्रेन डालने वाला पोजीशन नहीं लेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि कोई भी जर्क नहीं आना चाहिए। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में भी, योगाभ्यास में भी झटका कोई भी नहीं आए, नीचे से झुक के एकदम से सामान नहीं उठाना। अभ्यास में आप लेंगे मुक्त मेरु आसन का अभ्यास। मुक्त मेरु यानी मेरुदंड, स्पाइन मुक्त, उसको ढीला छोड़ना है। तो ऐसे वज्रासन में बैठे और इस तरह से हाथों को टिका दिया और ढीला छोड़ दीजिए, बस इतना सा काम करना। फिर इसको थोड़ा सा खिसका के आगे ले जाए, फिर यहाँ ढीला छोड़ दीजिए। यानी हम झुक नहीं रहे, सिर्फ हम मेरु को, स्पाइन को ढीला छोड़ रहे हैं। इसे और आगे ले जा सकते हैं, हिप्स को भी उठा लिया और दोनों एल्बोज को जमीन पर टिका दिया, यहाँ रुक जाइए। बड़े सुगम कर रहे हैं, इससे आपको कमर में बहुत आराम मिलेगा। यानी इस स्थिति में रुके तो सर्वोत्तम, और अगर इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो इस स्थिति में भी रुक सकते हैं। अगला अभ्यास जो आपको लेना है वो है कटी चक्र का अभ्यास। कटी चक्र का अभ्यास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अभ्यास के लिए हम इस तरह से बड़े आराम से, सुगमता से कमर के बल लेट जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने जनगणना के प्रथम चरण के तहत राज्य में स्वगणना प्रक्रिया का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने भी प्रक्रिया की पूरी राज्यवासियों से सक्रिय भागीदारी की अपील। रांची में 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला में दिखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की गूंज। तेल कंपनियों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल ATF पर निर्यात शुल्क घटाया। LPG की आपूर्ति सामान्य। राज्य में कैंप लगाकर दिए जा रहे छोटे सिलेंडर। और राज्य में 7 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका। बेमौसम बरसात से सभी जिलों में तापमान गिरा।